हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक और सेपरेशन मेथड, एक और सेपरेशन टेक्निक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, एंड दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी क्रोमेटोग्राफी की और वहाँ हमने सीखा था कि किस तरीके से मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम उनकी सॉल्युबिलिटीज़ के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन को। अब सिंपल डिस्टिलेशन को किस तरह के मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के इस सेशन में। तो चलिए फटाफट से आज के इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन सिंपल डिस्टिलेशन के साथ। अब सिंपल डिस्टिलेशन को समझने के पहले थोड़ा हम फ्लैशबैक में जाएंगे। आपको याद है हमने एक सेपरेशन मेथड पढ़ा था, टेक्निक पढ़ी थी सब्लिमेशन नाम की। सब्लिमेशन के टेक्निक में हमारे पास एक मिक्सचर आया था और उस मिक्सचर की एक खास बात थी। देखो मिक्सचर के पास था क्या, 2 कंपोनेंट, एक था वॉलेटाइल कंपोनेंट और एक था कौन सा, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। इन दोनों ही कंपोनेंट्स के बीच में एक सिमिलैरिटी थी और वही सिमिलैरिटी हमारे मिक्सचर की एक खास बात बन गई थी। सिमिलैरिटी क्या थी कि ये दोनों ही मिक्सचर सेम फिजिकल स्टेट में थे, यानी कि दोनों सॉलिड स्टेट में थे। वॉलेटाइल कंपोनेंट भी और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट भी कैसा था, दोनों ही सॉलिड स्टेट में थे। आपको याद है हमने अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का एग्जाम्पल लिया था कि किस तरीके से हमने अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है, उसकी वेपर्स हमने बना दी थी और उन वेपर्स को हमने कंडेंस करा दिया था। तो हमारे पास सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट है वो अलग हो गया था और अमोनियम क्लोराइड अलग हो गया था। तो सब्लिमेशन में हमारे पास जो मिक्सचर आया था उसकी खास बात क्या थी, उसकी खास बात यही थी कि उस मिक्सचर की जो दोनों कंपोनेंट्स थे वो कैसे थे, सेम फिजिकल स्टेट में थे, सॉलिड स्टेट में थे। अब आज के इस सेशन में हम इसी से मिलता जुलता एक मिक्सचर डिस्कस करेंगे। मिलता जुलता मतलब क्या कि आज के सेशन में हम एक ऐसा मिक्सचर लेंगे जिसके पास होंगे 2 कंपोनेंट्स और ये दोनों कंपोनेंट्स कैसे होंगे, सेम फिजिकल स्टेट में होंगे। सेम फिजिकल स्टेट मतलब क्या कि दोनों ही कंपोनेंट्स होने वाले हैं क्या, लिक्विड्स। यानी कि आज हम एक ऐसा मिक्सचर लेंगे जिसमें होंगे क्या, 2 लिक्विड्स। और इन लिक्विड्स की भी खास बात है। लिक्विड्स की खास बात यह है कि ये दोनों ही कैसे हैं, मिसिबल लिक्विड्स हैं। यानी कि ये दोनों ही लिक्विड्स आपस में बहुत अच्छी तरीके से कंबाइन हो जाते हैं और इतने अच्छे तरीके से कंबाइन होते हैं कि मिलके क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर हम सबको पता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में हम बोलते हैं कि कंपोनेंट्स इतने अच्छे तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं कि उनको देख करके बता ही नहीं सकते हैं कि कौन कौन से एक्चुअली में इसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, है ना। जैसे कि शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन, पानी में अगर नमक डालोगे तो क्या आप देखकर बता सकते हो कि पानी कहाँ है और नमक कहाँ है, नहीं ना। ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं क्या, होमोजेनियस मिक्सचर। तो आज जिस मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं जिसमें कि हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं और दोनों ही कंपोनेंट्स कैसे हैं, लिक्विड्स हैं, और ये लिक्विड्स आपस में कैसे हैं, मिसिबल हैं। यानी कि ये दोनों ही लिक्विड्स आपस में इतने अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं। यानी कि इनको देख करके बताना कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ है, ये हमारे बस की बात नहीं है। इसका ऑपोजिट हमने पढ़ा था, इमिसिबल लिक्विड्स वाला एग्जांपल याद है आपको, जब हमने इमल्शन पढ़ा था। तो इमल्शन में हमने देखा था कि ऑयल एंड वाटर दोनों कैसे होते हैं, लिक्विड्स हैं, पानी भी लिक्विड है और तेल भी लिक्विड है, दोनों कैसे होते हैं, इमिसिबल होते हैं। यानी कि उनको मिक्स नहीं कराया जा सकता। पानी और तेल दोनों के बीच में क्या होती है ना, कट्टी होती है, ना पानी तेल से बात करता है ना ऑयल वाटर से बात करता है। तो ऐसे लिक्विड्स जो कि आपस में बिल्कुल भी अच्छी तरीके से कंबाइन नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। तो इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं,
इसको तो हमने एक एग्जाम्पल से समझ लिया है ना, ऑयल एंड वाटर का, कि अगर पानी में तेल डाल भी दोगे आप कि चलो किसी तरह से इनकी दोस्ती हो जाए, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ऑयल जो है ना पूरा का पूरा फ्लोट करने लगता है पानी के सरफेस पे, यानी कि आपको दो लेयर्स दिखती हैं, एक ऑयल की और एक पानी की। तो इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, ये हमने एग्जाम्पल से समझ लिया, पानी और ऑयल के एग्जाम्पल से। लेकिन आज के सेशन में हम जिस मिक्सचर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास 2 मिसिबल लिक्विड्स हैं, उन 2 मिसिबल लिक्विड्स को हम कैसे समझें, उसके लिए भी तो कोई एग्जाम्पल होना चाहिए ना। बिल्कुल एग्जाम्पल है। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने लगाई थी एक नेल पेंट, ठीक है, और ये नेल पेंट का कलर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस नेल पेंट को हटा दूँ। तो मैंने क्या किया, मैं लेकर के आई एक नेल पॉलिश रिमूवर बॉटल, ठीक है। उस बॉटल की कैप मैंने खोली और उस थोड़ा सा मेरे पास एक कॉटन था, रुई थी, और उस रुई पे मैंने थोड़ा सा अपना नेल पॉलिश रिमूवर डाल दिया और नेल पॉलिश रिमूवर को की जो बॉटल थी उसको बिना कवर किए मैंने एज इट इज़ रख दिया। अब एक हाथ में था क्या मेरे पास कॉटन जिसमें नेल पॉलिश रिमूवर था, और दूसरे हाथ में क्या था, मेरे पास एक पानी का ग्लास था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरे हाथ से गलती से पानी का ग्लास छूट गया और पानी उचक के कहाँ आ गया, जो नेल पॉलिश रिमूवर की बॉटल थी ना उसमें जाके गिर गया। अब हो गई बड़ी दिक्कत। क्यों? क्योंकि नेल पॉलिश रिमूवर भी कैसा होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली पानी जैसा ही दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। और पानी भी हमको पता है कि ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। हाँ, एक फ़र्क होता है कि पानी में कोई ओडर नहीं होती है और एसीटोन में हम बोलते हैं कि, यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर में हम बोलते हैं कि एक ओडर होती है, एक उसकी पिक्यूलियर स्मेल होती है। लेकिन देखने में अगर एक ग्लास में नेल पॉलिश रिमूवर रखा हुआ है और एक ग्लास में पानी रखा हुआ है तो हम देख के नहीं बता सकते कि पानी कौन है और नेल पॉलिश रिमूवर कौन है। दिखने में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं और दोनों ही कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, बस ओडर का फ़र्क होता है। तो हुआ क्या कि नेल पॉलिश रिमूवर में जाकर के पानी मिल गया। अब ये हो गई मुसीबत। क्यों? क्योंकि मुझे एग्जैक्टली जो मिक्सचर बना है, एक मिक्सचर बन गया ना, नेल पॉलिश रिमूवर में जाकर के क्या गिर गया, पानी गिर गया। नेल पॉलिश रिमूवर एक अलग सब्सटेंस था, पानी तो है ही अलग एक कंपाउंड, दोनों कंपाउंड्स मिक्स हो गए तो क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। अब इस मिक्सचर को देख करके मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि पानी कहाँ है और मेरा नेल पॉलिश रिमूवर कहाँ है। भाई, अगर आपने पानी में तेल डाला है तो उसको आपको देख कर के समझ में आएगा कि पानी कहाँ प्रेजेंट है और ऑयल ड्रॉपलेट्स कहाँ प्रेजेंट हैं। लेकिन अभी जो मेरे पास मिक्सचर बना है नेल पॉलिश रिमूवर और पानी का, उसको देखकर तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, अपीयरेंस में सेम है, सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स। अब हो गई मुसीबत। क्यों? क्योंकि अब मेरा मिक्सचर पता है कौन सा बना है, ये बन गया एक होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर कैसे बन पाया? नेल पॉलिश रिमूवर और वाटर के कॉम्बिनेशन से बन पाया। ये पानी और नेल पॉलिश रिमूवर एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गए, इतने यूनिफॉर्मली ब्लेंड हो गए कि मुझे देख करके समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ नेल पॉलिश रिमूवर है और कहाँ पानी है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्सेबल लिक्विड्स कैसे होते हैं और कैसे मिक्सेबल लिक्विड्स आपस में कंबाइन होकर के होमोजेनस मिक्सचर बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गई होगी। इसी नेल पॉलिश रिमूवर को हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं? एसीटोन कहते हैं। अब इतना सब कुछ गड़बड़ हो गया है, अब क्या करना है? इस गड़बड़ को मुझे सुधारना है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि मेरा जो नेल पॉलिश रिमूवर था ना वो थोड़ा सा कॉस्टली था। तो मैं उसको इसी तरह से मैं सोचूं कि कोई बात नहीं, गिर गया नेल पॉलिश रिमूवर में पानी, कोई बात नहीं, उसको हटा देते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, नया खरीद लेंगे। नहीं, वो मैं नहीं करूँगी। मेरा नेल पॉलिश रिमूवर था बहुत ही कॉस्टली और मुझे अपना नेल पॉलिश रिमूवर वापस चाहिए है। लेकिन समस्या ये है कि इतनी गड़बड़ में मुझे जो मिक्सचर मिला है, मैं उस मिक्सचर में से कैसे नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन को वापस ला सकती हूँ। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखने में तो एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर और पानी कैसे हैं, सेम है। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है और वो चीज़ ये है कि हर एक लिक्विड का क्या होता है, अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ से डिस्टिलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। अभी तक तो हम
कंटिन्यूशन में चीज़ें पढ़ते जा रहे थे, मूड बना रहे थे पढ़ाई का, टॉपिक को पढ़ने का, ठीक है। अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्या बोला मैंने कि मुझे एक चीज़ पता है बहुत अच्छे तरीके से, एक चीज़ मैं 100% उस चीज़ के लिए श्योर हूँ, वो ये है कि हर एक लिक्विड का क्या होता है, अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे जाकर के लिक्विड क्या होने लगे, बॉईल होने लगे, और बॉईल होने के साथ ही साथ वो क्या हो, वेपर उसकी बनने लगे, वो अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता जाए। वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, उस पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी को जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लेकर के जाएंगे, पानी क्या होने लगेगा, बॉईल होने लगेगा और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। अब मेरे पास जो 2 मिक्सेबल लिक्विड्स का मिक्सचर आया है, उस मिक्सचर में भी तो मेरे पास 2 लिक्विड्स हैं ना, तो डेफिनेटली उन दोनों ही लिक्विड्स का क्या होगा, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे पानी है, पानी का तो अभी हमने देखा कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली जो नेल पॉलिश रिमूवर है, जिसको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एसीटोन कहते हैं, तो उस एसीटोन का भी तो कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा। वो बॉइलिंग पॉइंट पता है कितना होता है, वो होता है 56 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला मैंने कि मेरे पास एसीटोन और वाटर का मिक्सचर था, मुझे ये पता था कि हर एक लिक्विड का अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और जो मैंने एसीटोन लिया है, नेल पॉलिश रिमूवर लिया है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मुझे एसीटोन की वेपर्स कितने टेम्परेचर पे मिलेगी, 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मिलेगी। तो तुरंत मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इन दोनों ही लिक्विड्स को उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पे सेपरेट करूं। क्या बोला मैंने कि मेरे पास जो 2 मिक्सेबल लिक्विड्स का मिक्सचर आया है, उन दोनों ही मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए क्या आइडिया आया मेरे दिमाग में कि क्यों ना इन दोनों ही लिक्विड्स को मैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट करूं। तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और ये जो मैंने बात कही है ना, ये जो मेरे दिमाग में आइडिया आया है, ये एक्चुअली क्या आइडिया है, ये है सिंपल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल। सिंपल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल यही होता है कि 2 मिक्सेबल लिक्विड्स का मिक्सचर है और उन दोनों ही मिक्सेबल लिक्विड्स को आपस में सेपरेट कैसे करें, उनके रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। अब देखो, distillation involves conversion of a liquid into vapors by heating followed by condensation of the vapors thus produced by cooling। होता क्या है डिस्टिलेशन में कि सबसे पहले हम लिक्विड को उसकी वेपर्स में कन्वर्ट कराते हैं, फिर इन वेपर्स को हम जाने नहीं देंगे, उन वेपर्स को हम क्या करेंगे, कूलिंग करवाएंगे, उनको कंडेंस करवाएंगे। कंडेंस करने से क्या होता है, वो वेपर्स वापस से हम बोलते हैं कि अपने लिक्विड स्टेट में आ जाती हैं। Distillation is used for the separation of components of a mixture containing 2 miscible liquids which boil without decomposition and have sufficient difference, that is 25 Kelvin in their boiling points। ठीक है, क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट कि डिस्टिलेशन हम उन मिक्सचर के लिए यूज करते हैं जिसके पास 2 मिक्सेबल लिक्विड्स हो और ये दोनों ही मिक्सेबल लिक्विड्स क्या हो सके, बॉईल हो सके विदाउट डिकम्पोजिशन। ऐसा नहीं कि जैसे हमने इनको बॉईल करना शुरू किया ये डिकम्पोज हो गए। तो मिक्सेबल लिक्विड्स भी ऐसे होने चाहिए जो कि क्या हो, बॉईल होने पर डिकम्पोज ना हो। और एक मेजर कंडीशन है, मेजर कंडीशन ये है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हर एक लिक्विड का क्या होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो क्यों ना मैं एसीटोन और पानी को उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पे सेपरेट कर लूँ। ये चीज़ बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं सिंपल डिस्टिलेशन कर रही हूँ ना, तो सिंपल डिस्टिलेशन को फॉलो करने के लिए या अप्लाई करने के लिए जो दोनों लिक्विड्स के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 25 केल्विन, और आप बोल सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास क्या है, एक लिक्विड पानी है जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरा मेरे पास एक लिक्विड है कितना
मेरे पास एक दूसरा लिक्विड है एक्स नाम का, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 90 डिग्री सेल्सियस है, और इन दोनों ही लिक्विड्स ने मिलकर क्या बनाया है, एक मिक्सचर बनाया है। तो ऐसे मिक्सचर में हम बोलते हैं कि सिंपल डिस्टिलेशन नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस मिक्सचर में जो दो लिक्विड्स है मेरे पास, उन दोनों ही लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो कितना है, केवल 10 डिग्री का है, 10 डिग्री सेल्सियस का है ना। 100 माइनस 90 कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों ही लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस कितना है, केवल 10 डिग्री सेल्सियस का है। तो ऐसे मिक्सचर्स में मैं सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस या टेक्निक या मेथड नहीं लगा सकती हूँ। कंडीशंस होते हैं ना, कंडीशंस अप्लाइड, तो यहाँ पे भी कंडीशंस अप्लाइड हैं। पहली कंडीशन क्या है कि लिक्विड्स ऐसे हों कि जिनको बॉईल करने के बाद वो डिकम्पोज ना हो, और सेकंड कंडीशन क्या है, जो सबसे मेजर कंडीशन है कि दोनों ही लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना होना चाहिए, 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बस अगर इतना है तो फिर आपके लिक्विड्स को, मिक्सचर में जो लिक्विड्स प्रेजेंट है, मिसेबल लिक्विड्स प्रेजेंट है, उनको सेपरेट करने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, अब देखो एक और काम की बात है यहाँ पे कि सपोज हमने क्या किया है, मिक्सचर हमने लिया था एसीटोन और पानी का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास नेल पॉलिश रिमूवर है एसीटोन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, उसका होता है 50 डिग्री सेल्सियस, और मेरा पानी जो है उसका कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हीट करना शुरू किया है इस मिक्सचर को। तो जब हम हीट करते हैं तो टेम्परेचर तो ग्रेजुअली नीचे से ऊपर जाता है ना। सपोज हमारे पास क्या था, एसीटोन और पानी का मिक्सचर था, और इस मिक्सचर का टेम्परेचर सपोज कितना था, 5 डिग्री सेल्सियस था। अब जैसे इस मिक्सचर को मैं हीट करना शुरू करूंगी, टेम्परेचर ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, 5 से जाएगा 6 डिग्री, 6 से जाएगा 7 डिग्री, 7 से जाएगा 8 डिग्री, 8 टू जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, चलता ही जाएगा, इंक्रीज होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, और कहाँ पहुंचेगा, जब वो पहुंचेगा 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो आपको क्या लगता है, जैसे ही टेम्परेचर हमारे मिक्सचर को हीट करने से पहुंचा कितना, 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो आपको क्या लगता है कौन से लिक्विड की वेपर्स आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली हैं? यहाँ पे आपको दिखाई देंगी किसकी, नेल पॉलिश रिमूवर यानी कि एसीटोन की वेपर्स। क्यों? क्योंकि जो हमारा एसीटोन है ना वो कैसा है, वो ज़्यादा वॉलेटाइल है। भाई एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर तो ऐसा है कि अगर नेल पॉलिश रिमूवर की बॉटल का अगर आपने कैप लगा करके नहीं रखा है ना, तो वो रूम टेम्परेचर पर ही उड़ जाता है। आप फुल बॉटल भर के रख दो नेल पॉलिश रिमूवर की, और अगले दिन जब आप आकर के उसको देखोगे ना, ऑलरेडी आधी बॉटल जो है गायब हो चुकी रहेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा एसीटोन होता है, जो हमारा नेल पॉलिश रिमूवर होता है, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। ज़्यादा वॉलेटाइल होने का मतलब क्या है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे जो है वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ज़रा, सिर्फ और सिर्फ 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही एसीटोन अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो हमने क्या किया, इस मिक्सचर को जब हमने हीट करना शुरू किया तो टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होता गया, 0 से 5 से 6, 6 से 7, 7 to 8, और कब तक चलता गया आगे, इंक्रीज होता गया 56 डिग्री सेल्सियस तक। इस 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम बोलते हैं कि क्या होगा, कौन से लिक्विड्स की वेपर्स हमें मिलेंगी। तो आपका जवाब होना चाहिए कि मैम इस टेम्परेचर पे, इस 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमें एसीटोन की वेपर्स मिलने वाली हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो दोनों ही लिक्विड्स में से सबसे पहले किसकी वेपर्स दिखाई देंगी, दोनों ही लिक्विड्स में से, हमारे पास जो मिक्सचर है पानी और एसीटोन का, इन दोनों ही लिक्विड्स में से सबसे पहले कौन से वाले लिक्विड की वेपर्स हमें दिखाई देंगी, एसीटोन की। वो वाला लिक्विड जो कि कैसा है, ज्यादा वॉलेटाइल है। ज्यादा वॉलेटाइल होने का मतलब है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, फिर आगे जाकर के जब टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज होगा और कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे आकर के आपको पानी की वेपर्स दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब क्या है, पानी और अगर एसीटोन को हम कंपेयर करें तो पानी क्या है, कम वॉलेटाइल है। कम वॉलेटाइल होने का मतलब क्या होता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। अगर आपको पानी को
उसके वेपर स्टेट में कन्वर्ट कराना है ना, तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा कम वॉलेटाइल है। वही अगर मैं बात करूँ एसीटोन की, तो एसीटोन ज़्यादा वॉलेटाइल है। क्यों? क्योंकि इसको अपनी वेपर स्टेट में जाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज मोर देन इनफ। तो क्या आप लेस वॉलेटाइल और हाईली वॉलेटाइल कंपोनेंट्स का आपको मतलब समझ में आ रहा है? देखो इधर, द सेपरेशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कैन बी अचीव्ड एट देयर रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट्स। द मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट डिस्टिल्स ओवर फर्स्ट। जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होगा वो सबसे पहले डिस्टिल होगा, यानी कि वो सबसे पहले अपनी वेपर स्टेट में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट केवल 56 डिग्री सेल्सियस है। While the less volatile component distills over afterwards, उसके बाद में जाकर के less volatile liquid distill होगा, ठीक है, यानी कि पानी बाद में जाकर के, पानी की बाद में जाकर के वेपर्स बनेंगी। तो आई होप अभी तक की जितनी भी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं वो सभी आप सभी को समझ में आ गई होगी। शुरुआत हमने कहाँ से करी थी? शुरुआत हमने करी थी एक गड़बड़ से। गड़बड़ मुझसे ये हो गई थी कि मेरे पास एक महंगा सा नेल पॉलिश रिमूवर था और उसमें मैंने डाल दिया था क्या? गलती से पानी। अब ऐसा नहीं है, हो सकता कि जो नेल पॉलिश रिमूवर और पानी का जो मिक्सचर बना है उसको मैं डिस्कार्ड कर दूं। क्यों? क्योंकि मेरा नेल पॉलिश रिमूवर बहुत महंगा था, मुझे ऐसे नहीं उसको जाने दे सकना था। तो मैंने क्या किया? मैंने अपना एक जुगाड़ लगाई कि भाई देखने से तो नेल पॉलिश रिमूवर और पानी बिल्कुल भी अलग अलग समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन और पानी दिखने में अपीयरेंस में एक जैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है, और हम बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, बस ओडर का फ़र्क होता है। लेकिन मिक्सचर में मैं ओडर को स्मेल करके तो मैं कंपोनेंट्स को सेपरेट कर नहीं सकती हूँ। तो मैंने क्या करा? एक जुगाड़ लगाई। मेरे दिमाग में आइडिया आया कि भाई लिक्विड्स का क्या होता है, अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, पानी का भी अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा और एसीटोन का, नेल पॉलिश रिमूवर का भी क्या होगा? अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो क्यों ना मैं इन दोनों ही मिक्सचर के कंपोनेंट्स को इनके रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पे सेपरेट कर दूं। यानी कि मैंने क्या करा है? डिस्टिलेशन की प्रोसेस मैंने स्टार्ट करी है, लेकिन डिस्टिलेशन की प्रोसेस को करने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि आपके पास जिस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप सेपरेट करना चाहते हो डिस्टिलेशन की हेल्प से, तो उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स, ऑब्वियसली डिस्टिलेशन अगर आप करते हो तो आप लिक्विड कंपोनेंट्स ही लेते हो मिक्सचर में। तो जो दोनों लिक्विड बेसिकली लिक्विड कंपोनेंट्स होंगे, पहली कंडीशन ये होती है डिस्टिलेशन की कि दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बॉयल होने पर डिकम्पोज ना हो जाए, बिना डिकम्पोज हुए बॉयल हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना होना चाहिए? 25 केल्विन, और आप कह सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना ही चाहिए। अगर नहीं है इतना टेम्परेचर डिफरेंस तो फिर सिंपल डिस्टिलेशन की टेक्निक आप नहीं लगा सकते हो ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। फिर इसके बाद में हमने बोला कि हमारे पास जो मिक्सचर आया है एसीटोन और वाटर का, उसमें से जो लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा, यानी कि वो वाला कंपोनेंट जो कि कम वॉलेटाइल है, यानी कि जिसको वेपर स्टेट में जाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए है, वो क्या होगा? बाद में जाकर के डिस्टिल होगा। इसके पहले जो ज़्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट, यानी कि एसीटोन, जिसको कि वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, वो सबसे पहले डिस्टिल हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक की पूरी कहानी आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं? अब हम सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस को सीखते हैं कि आखिर ये सिंपल डिस्टिलेशन होता कैसे है। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे है आपके सामने क्या, एक पूरा अपैरेटस सिंपल डिस्टिलेशन का। अब एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस पूरे अपैरेटस में, इस पूरे सेटअप में मुझे क्या देखने को मिल रहा है? एक ट्राइपॉड स्टैंड देखने को मिल रहा है। इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर क्या रखा है? एक राउंड बॉटम वाला फ्लास्क रखा हुआ दिख रहा है, और इस फ्लास्क को हम क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं। इस फ्लास्क की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि भाई जिस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना है ना, उस मिक्सचर को हमें इसी डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर डालना पड़ता है। तो अभी के लिए हमारे पास कौन सा मिक्सचर है? एक ऐसा मिक्सचर जो कि बना है
एसीटोन का और वाटर का, ठीक है। तो एसीटोन और वाटर का क्या है, मिक्सचर है, और इस मिक्सचर को हम कहाँ डालेंगे, ये वाले डिस्टिलेशन फ्लास्क में डालेंगे। अब इस डिस्टिलेशन फ्लास्क का जो माउथ होता है ना, उसको हम अच्छी तरीके से पैक कर देते हैं एक कॉर्क कैप की हेल्प से। ऐसा क्यों भाई, अभी तक हमने जो भी इस सेशन में अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हमें एक चीज़ तो अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि जो मिक्सचर है उसको हमको हीट करना पड़ेगा। हीट करेंगे तो मिक्सचर के लिक्विड कंपोनेंट्स का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा। बॉइलिंग पॉइंट से हम बोलते हैं कि लिक्विड कंपोनेंट्स की वेपर्स बनेंगी। अब इन वेपर्स को हमें जाने नहीं देना है। अगर आपने इस फ्लास्क का माउथ खुला रखा, कॉर्क कैप से उसको सील नहीं किया, तो जो भी वेपर्स बनेंगी लिक्विड कंपोनेंट्स की, वो वेपर्स तो उड़ती जाएंगी, लेकिन हमें वेपर्स को उड़ाना थोड़ी है एटमॉस्फेयर में, उन्हें तो हमें कलेक्ट करना है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस डिस्टिलेशन फ्लास्क का जो माउथ होता है उसको एक टाइट कॉर्क कैप से कवर कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो वेपर्स बने वो उड़े ना, एस्केप ना हो एटमॉस्फेयर में। एट द सेम टाइम ये जो हमारा फ्लास्क होता है ना, ये आगे जाकर के एक पतली सी ट्यूब के साथ कनेक्टेड होता है। यानी कि इस फ्लास्क में, डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो भी मिक्सचर होगा उसको हीट किया जाएगा। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स आएंगे लिक्विड कंपोनेंट्स के, उन रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट्स पे क्या होगा, जो भी मिक्सचर के कंपोनेंट होगा, लिक्विड कंपोनेंट होगा, वो बॉईल करेगा, वेपर्स बनेंगी। और ये वेपर्स जाएंगी कहाँ, ऊपर तो जा नहीं सकती, एटमॉस्फेयर में तो जा नहीं सकती, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, फ्लास्क का जो माउथ है उसको पैक करके रखा हुआ है। तो ये जो वेपर्स बनेंगी, ये वेपर्स कहाँ जाएंगी, लिक्विड कंपोनेंट्स की, ये इसी पतली ट्यूब के अंदर जाएंगी जिससे आपने अपने डिस्टिलेशन फ्लास्क को कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो इस ट्यूब का आपको, ग्लास ट्यूब का आपको सिग्निफिकेंस समझ में आया कि इस ग्लास ट्यूब को हमने क्यों कनेक्ट कर रखा है अपने डिस्टिलेशन फ्लास्क से, क्योंकि हम चाहते हैं कि डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो भी लिक्विड कंपोनेंट्स की वेपर्स बने, वो वेपर्स कहाँ जाएं, इस पतली सी ट्यूब में जाएं। अब एक खास बात और होती है इस पूरे अपैरेटस में, और अगर मैं बोलूं कि जो जिस पतली ट्यूब की हम बात कर रहे हैं ना, इस पतली ट्यूब की, ग्लास ट्यूब की एक खास बात होती है। खास बात क्या होती है कि इस पतली ग्लास ट्यूब के अराउंड आपको दिखता है क्या, एक वाटर कंडेंसर। ये दिख रहा है आपको, एक मोटा सा पाइप। इस मोटे से पाइप के अंदर पतली सी एक ग्लास ट्यूब है। इस पतली सी ग्लास ट्यूब के अंदर ये क्या है, ये हम बोलते हैं कि है वाटर कंडेंसर। अब इस वाटर कंडेंसर का काम क्या होता है, इस वाटर कंडेंसर का काम इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। जो लिक्विड कंपोनेंट्स की वेपर्स इस पतली सी ग्लास ट्यूब के अंदर से पास होंगी ना, उन वेपर्स को ये क्या कराएगा, वाटर कंडेंसर कंडेंस कराएगा। क्या आपको वेपर्स को, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम वेपर्स को कंडेंस करा सकते हैं इनटू लिक्विड स्टेट। करना क्या रहता है भाई, देखो, लिक्विड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्जन कब होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना। आपके पास सपोज पानी है, पानी की वाटर वेपर्स कब बनेंगी, जब आप पानी को हीट करोगे। जब आप हीट करोगे, पानी बॉईल करेगा, पानी के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे होंगे उनको ओवरकम किया जाएगा, जिसके कारण हम बोलते हैं कि जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी सफिशिएंटली इंक्रीज हो जाएगी। फिर पानी के पार्टिकल्स के बीच में लग रहे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया जाएगा। ओवरकम कैसे किया जाता है, तो जो हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं पानी को, वही हीट एनर्जी पानी के पार्टिकल्स के ऊपर लग रहे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेगी। याद है आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उस टेम्परेचर तक हम बोलते हैं कि जब तक कि पूरा का पूरा पानी वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो जब तक आप हीट एनर्जी सप्लाई नहीं करोगे, तब तक पार्टिकल्स की, पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम नहीं किया जाएगा, और तब तक हम बोलते हैं कि पानी अपने वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो पूरा खेल किसका होता है, हीट एनर्जी का ही होता है। हीट एनर्जी बढ़ाई, टेम्परेचर बढ़ाया, और पानी कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर वेपर्स में। अब अगर वापस से आपको उल्टा आना है, यानी कि वाटर वेपर से आपको क्या बनाना है, पानी बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, है ना। वाटर वेपर्स जो बनी है उनका टेम्परेचर आपको कम करना पड़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाती है। तो जब हम वाटर वेपर्स का टेम्परेचर कम करेंगे,
उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हुई, इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल्स अब धीरे 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 मूव करेंगे, और जैसे ही पार्टिकल्स का मोशन स्लो हुआ, तुरंत हम बोलते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाएंगे अपने एक्शन मोड में और पार्टिकल्स को फिर से घेर लेंगे, यानी कि पार्टिकल्स के ऊपर लग जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पार्टिकल्स हो जाएंगे पास पास। इसका क्या मतलब है कि अब वो पार्टिकल्स वाटर वेपर्स के नहीं कहलाएंगे, अब वो पार्टिकल्स कहलाएंगे पानी के। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो चुकी हैं किसमें, पानी में। गैसियस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्जन हो चुका है और इस कन्वर्जन को हम कहते हैं क्या, कंडेंसेशन। और ये कंडेंसेशन कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है, क्योंकि हमने टेम्परेचर कम कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम आपको मैं अपैरेटस समझा रही थी, इसमें हो क्या रहा था, मैंने बोला कि जो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है वो कनेक्टेड होता है किससे, एक पतली सी ग्लास ट्यूब से। अब ये जो पतली सी ग्लास ट्यूब है, इसकी खास बात ये है कि इसके अराउंड हमको क्या देखने को मिलेगा, एक बेसिकली वाटर कंडेंसर। ये कंडेंसर करता क्या है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स, लिक्विड कंपोनेंट्स की निकलने वाली जो वेपर्स है ना, उन वेपर्स को ये क्या करेगा, कंडेंस कराएगा, यानी कि उनको लिक्विफाई करने की कोशिश करेगा, उनको लिक्विड स्टेट में लाने की कोशिश करेगा। कैसे, तो हमें पता है, अभी अभी हमने पढ़ा कि कंडेंसेशन तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर आप वेपर्स का कम करवाओगे। तो लिक्विड कंपोनेंट्स की जो वेपर्स निकल के आ रही हैं, उनके टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो कंडेंस हो पाएंगी। तो ये वाटर कंडेंसर लिक्विड कंपोनेंट्स की जो वेपर्स निकल रही हैं उसका टेम्परेचर कम कैसे करेगा, बड़ा आसान है। इस वाटर कंडेंसर के अंदर पता है कौन फ्लो होता है, वाटर। नाम से ही समझ में आ रहा है, मैंने बोला ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका काम क्या है। वाटर कंडेंसर, कंडेंसर का काम है लिक्विड कंपोनेंट्स की वेपर्स को कंडेंस करना, उनका टेम्परेचर कम करना। कैसे कम होगा टेम्परेचर, क्योंकि इस कंडेंसर के अंदर बहता है पानी। ये पानी क्या करता है, लिक्विड कंपोनेंट्स की वेपर्स की जो हीट होती है ना, उसको वो क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा। भाई वेपर्स के पास हीट ही तो ज्यादा थी ना, हीट ज्यादा थी उनका, इसीलिए टेम्परेचर भी ज्यादा था, इसीलिए वो अपने वेपर स्टेट में थी। हमने क्या किया, उनकी हीट को ही पकड़ करके खींच लिया। हमने नहीं, इस वाटर कंडेंसर में फ्लो हो रहे पानी ने क्या किया, हीट एनर्जी को ले लिया अपने पास। तो वाटर वेपर्स का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जब उनके पास से हीट ही चली जाएगी तो उनका टेम्परेचर भी तो कम हो जाएगा ना। टेम्परेचर कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम हुई, और जो वेपर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, अपने लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो ये वाटर कंडेंसर क्या करता है, लिक्विड कंपोनेंट्स की जो वेपर्स निकल के आती हैं उनको ये कंडेंस करवाने का काम करता है। कैसे, पानी बहता है और ये पानी फ्लो होता है, बेसिकली ये फ्लो हम बोलते हैं कि पानी का वेपर्स की जो हीट एनर्जी है वो अब्सॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण वेपर्स का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब हुआ क्या, अब देखो अगर कंटिन्यूअसली केवल एक ही पानी कंडेंसर में भरा रहेगा तो क्या होगा, बार बार वेपर्स निकलेंगी, बार बार पानी जो है ना उन वेपर्स की हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, और एक टाइम बाद ऐसा होगा कि पानी खुद ही बहुत गर्म हो जाएगा, है ना। जब तक कोई चीज़ खुद ही ठंडी नहीं होगी, जब तक, जैसे कि एक ग्लास में अगर हमें दूध रखा होता है, उस दूध को हमें अगर जल्दी से पीना होता है और उस दूध को हमने अभी अभी बॉईल किया होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर डालते हैं ठंडा पानी, और उस ठंडे पानी के कंटेनर में हम अपने दूध का ग्लास डाल देते हैं। यहाँ पे भी तो सेम चीज़ हो रही है, यहाँ पे हम वेपर्स को ठंडा करा रहे हैं। तो ठंडा कराना है, कौन ठंडा करा रहा है, कंडेंसर के अंदर फ्लो हो रहा पानी कंडेंस करा रहा है, ठंडा करवा रहा है। तो अगर पानी खुद ही ठंडा नहीं होगा तो फिर वो वेपर्स को क्या ठंडा कराएगा, उसकी खुद जो पानी है वो वेपर्स की हीट एनर्जी को खुद कैसे फर्दर अब्सॉर्ब करेगा अगर वो खुद ही गर्म है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि समझने वाली हो गई, लॉजिकल हो गई, कि अगर इस वाटर कंडेंसर के अंदर पानी हमने बस एक बार भर दिया है तो ये भरा हुआ पानी क्या होगा, धीरे धीरे हीट एनर्जी वेपर्स की अब्सॉर्ब करते करते खुद ही गर्म हो जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहाँ पे ये पानी बॉयल होने लगेगा हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करते करते, और फर्दर वेपर्स को ये कंडेंस नहीं करा पाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे पानी को कंटिन्यूअसली चेंज करते रहना पड़ेगा, है ना। इसीलिए देखो यहाँ पे एक होता है वाटर इनलेट और एक होता है यहाँ पे वाटर आउटलेट। वाटर इनलेट से क्या करते हैं, एक डिस्चार्जिंग ट्यूब लगाते हैं। ये डिस्चार्जिंग ट्यूब क्या करती है, कंडेंसर के अंदर पानी भेजती है। फिर इसके बाद में जब इस पानी ने
वेपर्स की हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया होता है, उसको कंडेंस करा लिया होता है। तो ये जो वाटर आउटलेट है ना, इससे भी लगी होती है क्या, एक डिस्चार्जिंग ट्यूब। और ये डिस्चार्जिंग ट्यूब क्या करती है, जो गर्म हुआ पानी है, वो वाला पानी जिसने हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली है वेपर से, उस पानी को ये बाहर निकाल देती है डिस्चार्जिंग ट्यूब। तो वाटर इनलेट से पानी आता जाएगा और आउटलेट से जाता जाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि पानी डिस्चार्ज, ये जो हमारा कंडेंसर है उसमें पड़े पड़े गर्म होता रहे, क्योंकि गर्म पानी वेपर्स को ठंडा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये साइकिल हम बोलते हैं कि चलती रहती है पूरे टाइम। फिर इसके आगे क्या है, फिर ये जो पतली सी ग्लास ट्यूब होती है उसके सामने हम बोल देते हैं एक बीकर रख देते हैं। होता क्या है कि जैसे ही वेपर्स आती है उनको जो है कंडेंस कराया जाता है, कंडेंस कराने के बाद वो लिक्विड स्टेट में आ जाती हैं, और इस लिक्विड को जो है फर्दर हम बोलते हैं कि एक बीकर में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो क्या आपको ये पूरा अपैरेटस समझ में आ गया? अपैरेटस तो मैंने समझा ही दिया, सेटअप तो मैंने आपको समझा ही दिया, कैसे कैसे प्रोसेस आगे बढ़ती है वो भी मैंने आपको समझा दिया कि सबसे पहले हम मिक्सचर लेते हैं, मिक्सचर को हम डिस्टिलेशन फ्लास्क में रखते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। हीट सप्लाई करने पर हम बोलते हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, लिक्विड कंपोनेंट्स मिक्सचर की, उनकी वेपर्स बनती हैं। इन वेपर्स को जो है फर्दर हम कहाँ भेजते हैं, इस पतली सी ग्लास ट्यूब में भेजते हैं। इन वेपर्स को कंडेंस कराया जाता है, किसकी हेल्प से, वाटर कंडेंसर की हेल्प से। फिर कंडेंस्ड वेपर्स को यानी कि लिक्विड स्टेट को हम क्या कर लेते हैं, एक कंटेनर में अच्छे से फिल कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो अपैरेटस समझ में आ गया। अब प्रोसेस को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास जो डिस्टिलेशन फ्लास्क था, ठीक है, इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने लिया क्या, एसीटोन लिया और पानी लिया। एसीटोन का यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस होता है, और पानी का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब इनिशियली क्या था, सपोज हमारे मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो कितना था, 5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, इनिशियली हमारे मिक्सचर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस था, और इंडिविजुअल लिक्विड कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने हीट करना शुरू किया, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ। पहले 5 था, फिर इसके बाद में 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, 9, 10, 11, 12 ऐसे इंक्रीज होता गया। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होकर के 8 हो रहा है, 9 हो रहा है, 10 हो रहा है, या 56 हो रहा है, या 100 हो रहा है? मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो चाहिए है जो कि मेरे इस टेम्परेचर को हीट सप्लाई करने के कारण जो मिक्सचर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उस इंक्रीज्ड टेम्परेचर को ट्रैक कर सके। और टेम्परेचर को ट्रैक करने के लिए तो भाई एक ही डिवाइस होती है, कौन होती है, थर्मामीटर होता है। तो ये जो हमने हमारे डिस्टिलेशन फ्लास्क के माउथ पे जो कॉर्क लगाई थी ना, उस कॉर्क में हम छोटा सा होल कर देंगे, और उस होल में हम क्या डाल देंगे, एक थर्मामीटर डाल देंगे। तो ये लो जी, ये डाल दिया क्या मैंने, एक यहाँ पे थर्मामीटर। ये थर्मामीटर क्या करेगा, ये थर्मामीटर मुझे बताएगा कि मेरे डिस्टिलेशन फ्लास्क में अभी टेम्परेचर क्या चल रहा है, जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं फ्लास्क को, उस हीट से कितना टेम्परेचर आ रहा है मिक्सचर में, इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर को ट्रैक करने के लिए एक थर्मामीटर भी जरूरी है। अब क्या हुआ, चलो हीट हमने फिर से स्टार्ट कर दी, 5 हुआ टेम्परेचर, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, धीरे धीरे इंक्रीज होता गया। अल्टीमेटली पहुंचा किस टेम्परेचर पे, 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। हमने थर्मामीटर में रीडिंग नोट करी कि अरे कितनी रीडिंग आ रही है, 56 डिग्री सेल्सियस, चलो ठीक है। अब इस 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हुआ क्या, वेपर्स निकलना शुरू हुई। ठीक है, वेपर्स निकलना शुरू हुई, तो हमने सोचा कि भाई हाँ, टेम्परेचर में थर्मामीटर की रीडिंग क्या है, 56 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली जो वेपर्स निकल रही हैं वो किसकी है, एसीटोन की है। क्यों, क्योंकि एसीटोन का ही तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस। सपोज अगर हमने थर्मामीटर नहीं लगाया होता तो हमें कैसे पता चलता कि कितना टेम्परेचर हो रहा है और किसकी वेपर्स निकल रही हैं। थर्मामीटर ने हमको बताया कि भाई 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है और इस टेम्परेचर पे वेपर्स निकलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो हमने रिलेट कर लिया कि हाँ भाई, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जरूर एसीटोन की वेपर्स बन रही हैं। ठीक है, अब एसीटोन की वेपर्स यहाँ पे बनना शुरू हुई। अब जो कि हमने अपने डिस्टिलेशन फ्लास्क का जो माउथ है उसको अच्छी तरीके से सील करके रखा हुआ था कि वेपर्स जो है बाहर ना निकल पाए। तो ये वेपर्स बेचारी जाएंगी कहाँ, बाहर तो जा नहीं सकती। ये वेपर्स हम बोलते हैं कि इन ये जो पतली हमने ग्लास ट्यूब ली थी ना, उसी ग्लास ट्यूब में क्या करेगी, फ्लो करना शुरू करेगी।
अब जैसे ही हम बोलते हैं कि इस ग्लास ट्यूब में आएगी, तुरंत हम बोलते हैं कि वाटर कंडेंसर जो है अपना काम दिखाना शुरू कर देगा। ये वाटर कंडेंसर क्या करेगा, एसीटोन की बन रही वेपर्स जो होंगी उसको वो कंडेंस कराएगा। टेम्परेचर हम बोलते हैं कि कम करेगा उसका। कैसे कम करेगा, कंडेंसर के अंदर जो पानी है ना, ये पानी ही वेपर्स की हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा। तो भाई जब वेपर्स की हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हो चुकी है तो उनका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी पार्टिकल्स की, और फाइनली एसीटोन की वेपर्स जो होंगी वो लिक्विफाई हो जाएंगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगी। और इस लिक्विड एसीटोन को हम क्या करेंगे, इस पतले से पाइप से आ रहे लिक्विड एसीटोन को हम भर लेंगे एक कंटेनर में। ठीक है। अब जब तक हम बोलते हैं कि पूरा का पूरा एसीटोन, अब हुआ क्या, चलो हमारे थर्मामीटर ने जो है ना रीडिंग शो कर ही रहा था वो, लेकिन अचानक से हुआ क्या कि 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आ करके हमारा जो थर्मामीटर है ना फर्दर उसकी रीडिंग इंक्रीज नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा कि यार कहीं हमारा थर्मामीटर खराब तो नहीं हो गया, कि अभी तक तो अच्छा खासा वो टेम्परेचर को ट्रैक कर रहा था, लेकिन जैसे ही 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया थर्मामीटर की रीडिंग बढ़ ही नहीं रही आगे। क्यों नहीं बढ़ रही, याद है हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जब तक पूरा का पूरा लिक्विड अपने रिस्पेक्टिव वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। क्यों, हीट एनर्जी, ऐसा नहीं है कि हमने नीचे से फ्लेम बंद कर दी थी, हीट एनर्जी तो हम तब भी सप्लाई कर रहे थे। बस हो क्या रहा था कि ये हीट एनर्जी जो है ना एसीटोन के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे थे ना, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज की जा रही थी। ठीक है, ओवरकम करने में यूज की जा रही थी, यानी कि जो हीट एनर्जी है ना ये एसीटोन के पार्टिकल्स की आप बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा रही थी। अप टू 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एसीटोन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, एसीटोन के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, लेकिन एट 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आकर के रुक गया। हीट एनर्जी ने क्या किया, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना छोड़ दिया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने की कोशिश करने लगी, वो ओवरकम करने की कोशिश करने लगी। इसलिए 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया। कब तक कांस्टेंट चला, जब तक कि पूरा का पूरा एसीटोन अपनी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो गया। याद है ये जो छुप के हीट एनर्जी काम करती है पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने का काम, इसे हम छुपी हुई एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कि वो छुपी हुई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि लगती है एक लिक्विड को उसके वेपर स्टेट में कंप्लीट कन्वर्ट कराने के लिए, उस छुपी हुई हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। फिर क्या होगा, जब तक कि पूरा का पूरा एसीटोन अपनी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता टेम्परेचर जो है ना कांस्टेंट रहेगा। फिर इस वेपर्स को हमने कलेक्ट किया, कंडेंस कराया और लिक्विड एसीटोन हमारे पास आ गया। तो लो जी, यही तो हमें करना था। फिर हम बोलते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा 56 से 57, 58, 59 जाएगा, तो हम बोलेंगे कि डेफिनेटली पूरा का पूरा एसीटोन जो है अपने वेपर स्टेट में आ चुका है। यानी कि पूरा का पूरा वेपर, आप बोल सकते हो कि इस मिक्सचर से जो एसीटोन है वो गायब हो चुका है। और एग्जैक्टली हमें यही तो करना था। हमें करना क्या था, मिक्सचर था हमारे पास एसीटोन और पानी का, इस एसीटोन और पानी के मिक्सचर में हमको एसीटोन और पानी को अलग अलग करना था। कैसे हमने अलग किया, तो वो मैंने आपको पूरा भी एक्सप्लेन किया है। जैसे ही टेम्परेचर थर्मामीटर में राइज होने लगेगा तो समझ लेना मिक्सचर से पूरा का पूरा जो एसीटोन है ना वो हट चुका है और उसकी वेपर्स बन चुकी हैं। और आप देखोगे कि पहले तो इस कंटेनर में इस पाइप के थ्रू, ग्लास ट्यूब के थ्रू एसीटोन आता रहेगा। एक टाइम के बाद हम बोलते हैं कि आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि एसीटोन की जितनी भी वेपर्स थी यहाँ पे वो पूरी की पूरी हो चुकी है कंडेंस, और कंडेंस होकर के लिक्विड स्टेट में आ चुकी हैं। यानी कि अब हमारे मिक्सचर में से एसीटोन यहाँ आ गया और पानी यहाँ आ गया, सेपरेट हो गए। और एग्जैक्टली हम सेपरेशन ये तो करवाना चाह रहे थे। तो लो, हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी। यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ है, यहाँ पे एसीटोन और पानी सेपरेट हो गए हैं। और एग्जैक्टली हमें यही कराना था। आई होप ये पूरी प्रोसेस सभी बच्चों के अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब एक काम करते हैं, अब थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, है ना, क्योंकि समझ में तो हमें आ गया है, लेकिन आप बोलोगे कि मैम ने फिर से जो है ना डायग्राम में हमें निपटा दिया और हमें थ्योरी तो पढ़ाई नहीं। कोई बात नहीं, थ्योरी भी देख लो। प्रोसीजर क्या होता है, एज द फ्लास्क इज हीटेड द वेपर्स ऑफ द लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड की
जो मतलब वो वाला लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, वो हम बोलते हैं कि उसकी वेपर्स बनने लगेंगी, यानी कि एसीटोन की वेपर्स बनने लगेंगी. एज दीज वेपर्स ट्रेवल अपवर्ड्स द टेम्परेचर ऑन द थर्मामीटर स्टार्ट राइजिंग. व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ acetone becomes equal to that of the atmosphere, acetone starts boiling. That is at 329 Kelvin. 329 केल्विन और कोई टेम्परेचर नहीं है, ये है 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सिखाया ना मैंने आपको कि केल्विन को सेल्सियस टेम्परेचर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. दीज वेपर्स ऑन पासिंग थ्रू द कंडेंसर get condensed to form liquid acetone which gets collected in the beaker. Whole of the acetone has distilled, the temperature on the thermometer falls. फिर इसके बाद में as heating is continued further, the vapors of the high boiling component of the mixture, that is water, start forming. As these vapors travel upwards, the temperature again start rising. When the vapor pressure of water becomes equal to that of the atmosphere, it starts boiling. The vapors of water move upwards and on passing through the condenser, they get condensed to form liquid water which is collected in another beaker. आप चाहो तो पानी की जो वाटर वेपर्स है उसको भी बेसिकली मतलब आपके पास जो डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो पानी बचा हुआ था उसको भी आप क्या कर सकते हो, वेपर्स में कन्वर्ट करा करके कंडेंस करके पानी को भी आप डिस्टिल कर सकते हो. ठीक है, ऐसा नहीं कि एसीटोन कर लिया तो आप पानी को नहीं कर सकते, पानी को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है. The non-volatile impurities and purities of liquids having boiling points much higher than those of the two liquids separated above are however left in the distillation flask. ठीक है, तो आई होप ये पूरा प्रोसीजर आप सभी को समझ में आ गया होगा. अब कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने वाले डिस्टिलेशन के कि इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. एडवांटेजेस क्या है कि सबसे पहले तो ये इतनी सिंपल प्रोसेस है कि इसको आराम से लैब में किया जा सकता है और साथ ही साथ ये ज़्यादा जो है ना खर्च वाली भी नहीं होती, यानी कि इनएक्सपेंसिव होती है. लेकिन एक ड्रॉबैक भी है. ड्रॉबैक ये है कि इतनी सिंपल होती है कि आप बोल सकते हो कि वो वाले मिक्सचर जिसके लिक्विड कंपोनेंट्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को ये सेपरेट नहीं कर पाते हैं. तो इतने सिंपल होने का भी क्या फ़ायदा है ना. ऐसा नहीं है कि सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक अच्छी नहीं है, मेथड अच्छा नहीं है, लेकिन उन मिक्सचर का क्या जिनके लिक्विड कंपोनेंट्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से कम है, उनके बारे में तो क्या हो सकता है, ज़रा सोचो. फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि सिंपल डिस्टिलेशन से आपको 100% एफिशिएंसी मिलती भी नहीं है और ऐसे मिक्सचर जिसमें कि हम बोलते हैं कि इम्प्योरिटी ज़्यादा होती हैं उनको भी जो है ना सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है. तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं और ऊपर आपके पास क्या है, कुछ इसके फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स है कि सस्ती होती है, इनएक्सपेंसिव होती है, ज़्यादा खर्च नहीं होता है उसमें, और सिंपल तो खैर होती है, इसीलिए इसको हम सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, आई होप ये सभी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. तो बेसिकली डिस्टिलेशन प्रोसेस होता क्या है, बॉइलिंग और कंडेंसेशन प्रोसेसेस का एक कॉम्बिनेशन होता है. सबसे पहले आप बॉईल करते हो लिक्विड कंपोनेंट्स को, इसके बाद में उनकी जो वेपर्स बनी है उनको आप कंडेंस कराते हो. तो डिस्टिलेशन क्या है, बॉइलिंग और कंडेंसेशन प्रोसेस का एक कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, अब एक काम करते हैं, फटाफट से हम क्विक रिकैप कर लेते हैं अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास क्या होता है, एक मिक्सचर होता है. मिक्सचर किसका बना होता है, दो इममिसिबल लिक्विड्स का बना होता है. हमारे पास एक मिक्सचर जो कि किसका बना होता है, मिसिबल लिक्विड्स का बना होता है. मिसिबल लिक्विड्स मतलब क्या कि दो ऐसे लिक्विड्स जो कि आपस में बहुत अच्छी तरीके से कंबाइंड होते हैं, यूनिफॉर्मली कंबाइंड होते हैं और इस यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन से वो एक होमोजेनस मिक्सचर बना लेते हैं. बेस्ट एग्जांपल है एसीटोन का और पानी का. तो अब सवाल ये है कि कैसे इन दो मिसिबल लिक्विड्स को आपस में सेपरेट करें, क्योंकि ये जो एसीटोन और पानी का मिक्सचर है ये बहुत ही यूनिफॉर्म है, बहुत ही होमोजीनियस है. एसीटोन भी देखने में कैसा लगता है, ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है. पानी भी ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है. तो देखने में तो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं. तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पे इनको हम सेपरेट करेंगे. एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 56 डिग्री सेल्सियस और पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है,
अब हम बोल सकते हैं कि एसीटोन को बॉईल होने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए है, यानी कि 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही चाहिए है। इसका मतलब क्या कि पर एसीटोन जो होगा वो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। ज़्यादा वॉलेटाइल होने का मतलब क्या होता है कि जो कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाए, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। वही अगर हम बात करें पानी की, तो पानी हम बोलते हैं कि कम वॉलेटाइल है, यानी कि उसको बॉईल होने के लिए, वेपर स्टेट में जाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए है। तो कम वॉलेटाइल होने का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, ज़्यादा है। तो जैसे आप क्या करोगे, अपने मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में डालोगे, आप जो है हीट एनर्जी सप्लाई करना शुरू करोगे। इस हीट एनर्जी से क्या होगा कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे टेम्परेचर जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे ही हम 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंचेंगे, एसीटोन की वेपर्स बनेंगी। इन एसीटोन की वेपर्स को हवा में एस्केप नहीं करेंगे, उड़ने नहीं देंगे, पतली सी ग्लास ट्यूब के अंदर भेजेंगे। इस पतली सी ग्लास ट्यूब के अराउंड आपको क्या मिलेगा, एक वाटर कंडेंसर मिलेगा, जो कि क्या करेगा, एसीटोन की वेपर्स की हीट एनर्जी को कम करेगा। कैसे करेगा, पानी इस हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा। तो एसीटोन की वेपर्स का हीट एनर्जी कम हो गया, उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी कि वो कंडेंस हो जाएंगी किसमें, लिक्विड स्टेट में। तो हम क्या करेंगे, एक बीकर में एसीटोन को भर लेंगे। अब 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आकर के थर्मामीटर की रीडिंग कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों, जब तक पूरा का पूरा एसीटोन अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के कारण। ठीक, फिर क्या होगा, थर्मामीटर की रीडिंग फर्दर इंक्रीज होती जाएगी, तो हमें पता चलेगा कि लगता है कि पूरा का पूरा एसीटोन वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे भी हमको देखने को मिलेगा कि अब और फर्दर बीकर में लिक्विड एसीटोन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या कि जितनी भी एसीटोन की वेपर्स बनी थी वो सब कंडेंस हो चुकी हैं। फिर क्या होगा, ग्रेजुअली टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के पहुंचने पर पानी भी वेपर्स में कन्वर्ट होगा, बॉईल होने लगेगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। इन वेपर्स को भी सिमिलर पैटर्न से हम बोलते हैं कि कंडेंस कराएंगे और दूसरे बीकर में रख लेंगे, सेम बीकर में नहीं, तो क्या होगा, एसीटोन और वाटर फिर से मिक्स हो जाएंगे। तो दूसरे बीकर में हम पानी को भी स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो भाई आज के सेशन के लिए इतना ही। डिस्टिलेशन की पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी है, और किस तरह के मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क अभी छूट गया है कि व्हाट अबाउट दोज मिक्सचर जिनके लिक्विड कंपोनेंट्स के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से कम होता है, उनको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम समझेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स ही वहाँ पे आपको होंगे, नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।